नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। शिक्षक दिवस या विरोध दिवस, बच्चे अगर देश का भविष्य हैं तो शिक्षक उस भविष्य को गढ़ने का साधन। बिन शिक्षक ना तो उज्जवल भविष्य की कामना की जा सकती है और ना ही एक सभ्य समाज की। लेकिन जब भविष्य निर्माता ही अपने भविष्य की चिंता में डूब जाए तो स्थिति वाकई चिंताजनक हो जाती है। हरियाणा में पिछले लंबे समय से पीटीआई शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। शिक्षक दिवस के मौके पर भी प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने विरोध का आह्वान किया। विरोध का 83वां दिन और एक ही मांग, सरकार हमारी नौकरी बहाल करो। प्रदेश भर में जगह जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी से बर्खास्त हुए 1983 पीटीआई शिक्षक अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। विधायकों के घेराव से लेकर मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अपने हाथ बंधे होने की बात करती आ रही है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भले ही पीटीआई के समर्थन में होने की बात कही, लेकिन जमीनी स्तर पर जुबानी खर्च से कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दिया है। 83 दिन पहले जो व्यथा पीटीआई शिक्षकों की थी वो अब भी बरकरार है। शिक्षक दिवस को भी पीटीआई शिक्षकों ने काले दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर महेंद्रगढ़ पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पीटीआई अध्यापकों ने सिर पर काला कपड़ा बांधकर विरोध किया और ऐलान किया कि आगामी 8 सितंबर को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। तो शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों की कितनी पीड़ा यहां पर दिखाई दी, प्रदेश में किस तरीके से आज के दिन को उन्होंने काले दिवस के रूप में मनाया और क्या कहना था इस मौके पर, वो सुन लीजिए। साथ ही शिक्षा मंत्री ने क्या कहा शिक्षकों के इस विरोध को लेकर, वो भी आपको सुनवाएंगे। उसकी बात करेंगे चर्चा की शुरुआत। शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, ताकि हम पेपर के बारे में हम उनसे सीधे सीधे बात कर सकें, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन ने यहीं पे रोके रखा। हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि वो यहाँ आएंगे और हमसे कुछ रूबरू, कम से कम रूबरू तो होंगे और हम अपनी बात रख सकें, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर तो जबरदस्ती ये जाम लगा दिया और पिछले गेट से शिक्षा मंत्री को वहाँ से भगा दिया। और जाम इसलिए लगा दिया कहीं पीटीआई जो है शिक्षा मंत्री के पीछे पीछे न चले जाए। लेकिन ये भी बात सही है सर, अगर शिक्षा मंत्री जहां भी जाएगा ना, ये 1983 परिवार तो उजड़ चुके हैं, लेकिन पीछा शिक्षा मंत्री का भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कितना जाने। देखिए, पीटीआई पे तो सारा कुछ फैसला हो चुका है, हम ज्ञापन का क्या करेंगे? फिर से ज्ञापन की बात नहीं अब तक कह रही। जब कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट के फैसले के बाद टेस्ट भी लिया और टेस्ट होने के बाद अभी अगर ज्ञापन दोगे तो ज्ञापन का कोई, मुझे लगता नहीं कोई तुक था ज्ञापन का। तो कोई अब फैसला लिया, कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसके टेस्ट शुरू किए। कोर्ट का आदेश है कि 5 महीने के अंदर अंदर हमने उनकी भर्ती करके ज्वाइन कराना। तो शिक्षा मंत्री यहां पर कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला था उसके अनुसार सरकार काम करती जा रही है और टेस्ट भी लिया जा चुका है। ऐसे में अब ज्ञापन का क्या महत्व रह गया है। लेकिन 1983 पीटीआई जो शिक्षक हैं उनका दर्द यहां पर कुछ और ही बयां करता है। किसके काम कर्मों का आज ये फल जो है वो भोग रहे हैं, इस पर हम करेंगे चर्चा। और क्या है इनके इस विरोध का नतीजा, क्या कभी निकल पाएगा? जो ये मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी हो पाएगी, इस पर हम करेंगे बातचीत। लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप देख लें कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो भले ही अब सरकार के लिए पीटीआई शिक्षकों की मांग एक हास्यास्पद विषय वस्तु बनकर रह गई हो, लेकिन पीटीआई शिक्षक जो हैं अपना दर्द लगातार बयां कर रहे हैं और उनका साफ यही कहना है कि जब तक उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, सरकार आश्वासन नहीं देती, तब तक विरोध जारी रहेगा। क्या ये विरोध अनिश्चितकाल होने वाला है या फिर सरकार कोई हल इसमें निकालेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आप अध्यापक संघ के ब्लॉक सेक्रेटरी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और कुछ ही देर में हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, अजय गुलिया, वो भी यहां पर अपना पक्ष जो है सरकार की तरफ से रखेंगे। सबसे पहले सवाल मेरा वीर सिंह जी से। वीर सिंह जी, इस मामले में कोर्ट का फैसला पहले ही आ गया था, सरकार ने कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, उसके तहत अब काम करने की बात भी की है, टेस्ट भी हो चुका है नई भर्ती के लिए पीटीआई की, तो विरोध का क्या मतलब रह जाता है? कैनाथ जी,
मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं आपको कि हमारी इस मुद्दे पे आपने ये बात उठाई है, डिबेट के लिए हमें बुलाया है। मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री का मैंने बयान सुना, बड़ा ही बेतुका और अज्ञान बयान था उनका कि ये भर्ती का टेस्ट भी हो चुका है, अब ज्ञापन लेने का क्या फायदा है। शिक्षा मंत्री को ये मुद्दे को पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रिवीजन पिटीशन अभी डली हुई है, अभी फैसला पेंडिंग है रिवीजन का। ये कैसे कह सकते हैं कि ये फैसला आ चुका है, टेस्ट हो चुका है। यहाँ सरकार की नीयत में खोट का पता चलता है कि सरकार ने बिना पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया हुए बीच में ही टेस्ट नहीं, कोर्ट के फैसले के अनुसार ही तो काम कर रही है ना सरकार भी। 5 महीने के अंदर अंदर भर्तियां पूरी करनी है और इसीलिए अब ये प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी तो फिर कब शुरू होगी? मैडम, वो फैसला जो है उसमें फैसले के जजमेंट को शिक्षा मंत्री मोदी ने पढ़ा ही नहीं है। 82 नंबर पेज पे फैसले में लिखा हुआ है कि कोरोना काल की पूर्ण समाप्ति के बाद, लॉकडाउन पूर्ण समाप्ति के बाद 5 महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है। जब इनका विज्ञापन निकला था 15 मई को, उस समय कोरोना काल बिल्कुल चल रहा था। इसका मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी धज्जियां सरकार ने खुद ने उड़ाई है और इसके अंदर राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए, पिछली सरकार की भर्ती को बदनाम करने के लिए ये सारा कार्य जो चल रहा है। अभी हमारी रिवीजन पिटीशन है, उसके बाद रीओपन है, उसके बाद क्यूरेटिव है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे ये अधिकार अभी आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार की भर्तियों को बदनाम करने के लिए सरकार ये कर रही है। बदनाम किसने किया? बदनाम पिटीशन तो आपके ही लोगों ने डाली थी। 68 वो शिक्षक जिन्होंने परीक्षा दी थी उन्होंने ही सवाल उठा दिए थे इस भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर काम किसने किया? गड़बड़ी कहाँ हुई थी? किसके कार्यकाल में हुई थी? आप मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं मैडम कि भर्ती के जो पिटिशनर थे संजीव कुमार एंड अदर वर्सेस स्टेट ये केस था। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद जितने तक के जो सरकार लड़ रही थी, सरकार की तरफ एक एजी जो है वो इसको डिफेंड कर रहा था। जब जो डिफेंड करने वाला व्यक्ति है वही अगर सहमत हो जाए विरोधियों से, तो ये भर्ती की जो पारदर्शिता या इसकी सच्चाई का कैसे पता चलेगा? कोर्ट में कोई भी फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से नहीं देती, वो तथ्य और साक्ष्यों के आधार पे देती है। जब बहस चली है सुप्रीम कोर्ट में, जो तथ्य मांगे गए, बोर्ड से मांगे गए, भर्ती की तमाम डिटेल्स मांगी गई, उसको जानबूझ के लेट लतीफी आधी अधूरी जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, वैकेंसी की पोजीशन पूछी, सरकार के एजी ने गलत हलफनामा दे के कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है, एक कैडर डेड हो चुका है। जब हमने आरटीआई के माध्यम से पता लगाया तो आज भी 1 जनवरी 2020 को भी 1612 पोस्टें पीटीआई की स्टैंड कर रही है वैकेंट, और इन्होंने हलफनामा में कहा कि एक ही पोस्ट वैकेंट नहीं है। अगर इस तरह के इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो फैसला तो खिलाफ आना ही है। जब खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगा फिर बचेगा कैसे खेत? सरकार इसको डिफेंड कर रहा था, सरकार ने ये सारे इस प्रकार के जो आंकड़े दिए जिसकी वजह से ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 साल से ज्यादा तक ये केस कोर्ट में चलता रहा। क्या आपकी तरफ से कोई यहाँ पर साक्ष्य तथ्य नहीं दिए गए कोर्ट के अंदर? क्या आप पूरी तरीके से इसी बात पर डिपेंडेंट थे कि सरकार लड़ रही है और वो बहुत बेहतर तरीके से जो है हमारा पक्ष रखेगी, आपने कोशिश नहीं की? मैडम, हम थर्ड पार्टी थे, क्योंकि जो संजीव कुमार वर्सेस स्टेट केस था, जो सामने एजी है आर्ग्यूमेंट वो करेगा, जो बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स वहां मांगे गए हैं वो एजी ही देगा, हमारा वकील नहीं देगा। ना हमारे वकील के पास वो प्रस्तुत हो पाए। सरकार से क्राइटेरिया चेंज करने संबंधित रेजुलेशन के बारे में पूछा गया। तमाम जो प्रक्रिया भर्ती उसके जो नंबर हैं, जैसे बोर्ड का मेंबर है और एक्सपर्ट बैठे देखे थे, बोर्ड के मेंबर ने नंबर दिए, मार्क्स दिए 30 में से, एक्सपर्ट ने ग्रेड दिए ABCD, तो कोरिलेटिव नहीं किए गए। उसका जवाब कौन वीर सिंह जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, अभी आपने मौजूदा सरकार पर कहा कि उसने ठीक तरीके से डिफेंड नहीं किया, लेकिन ये भी आपने बात कही कि जो तत्कालीन सरकार थी उसकी भर्तियों को बदनाम करने के लिए सरकार ने ऐसा किया। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस, क्या उसने पक्ष रखा अपनी तरफ से? क्या उसने कोर्ट में आपके लिए लड़ाई लड़ी? बात अगर यहाँ पर उसके कार्यकाल में निकली गई भर्तियों की थी, उन पर उठाए गए सवालों की थी, तो क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस को भी यहाँ पर कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए थी? देखिए मैडम, हमारी कांग्रेस और बीजेपी की कोई बात नहीं है, बात है सरकार की, स्टेट से। स्टेट का मतलब है सिटिंग गवर्नमेंट।
अगर उस समय की वो सरकार कांग्रेस की थी, किसी पार्टी की थी, एबीसी की, अगर उसने डिफेंड नहीं किया, सरकार की कमी थी। ये सुप्रीम कोर्ट में भी कमी सरकार की थी, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हमारे प्रति लीनियंट थी। उसका जजमेंट है, उसमें लिखती है वो, अनफॉर्चुनेटली हमें ये करना पड़ रहा है। तो दोनों, चाहे वो कांग्रेस है चाहे कोई जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसने हमारे साथ धोखा किया है। बजरंग दास गर्ग जी, पीटीआई आज ये मान रहे हैं कि जो भी सरकार यहाँ रही उसने सही तरीके से चीजों को सामने नहीं रखा, जिसका नतीजा ये है आज सड़क पर है। मौजूदा सरकार को तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल कांग्रेस से भी उठता है, कांग्रेस ने कितना साथ दिया? जी, पहले तो मैं वीर सिंह जी हमारे साथी बोल रहे थे, उन्होंने सारा ब्रीफिंग में अपना केस रखा। आपके सामने सबसे पहले तो मैं इस बात की भी निंदा करूंगा, जिस प्रकार हमारे आज पीटीआई शिक्षक जो शिक्षा मंत्री से मिलने गए, आज उन्होंने मिलना ही गवारा नहीं समझा। इससे साफ सिद्ध हो जाता है सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती, मुख्यमंत्री जी प्रदेश के राजा होते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने पीटीआई की समस्या का समाधान करना तो बड़ी दूर की बात। अभी तक गर्ग जी आप भी जानते हैं कोर्ट के फैसले से कोई ऊपर है ही नहीं। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, पूरी बात सुनो जी। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आज तक पीटीआई टीचरों की समस्या हल करना बड़ी बात थी, उनकी समस्या सुनना भी गवाह नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर सरकार की नीयत ठीक है, सरकार स्पेशल कानून बनाकर इसको पुनः भर्ती कर सकती है, अध्यादेश लाकर भर्ती कर सकती है। चलिए, अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। ऐसी चीजें हैं आया जी, जहाँ हमारे आपने देखा SC/ST एक्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फैसला कर आया, उनके विरोध के अंदर संशोधन करने का फैसला आया। केंद्र सरकार ने क्या किया, वो अध्यादेश लाकर वही पुराना कानून उनने लागू आपके सामने किया। चलिए अजय गुलिया जी, गैस टीचर का मामला था, जब गैस टीचर का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश गैस टीचर के खिलाफ आया, सरकार ने उस समय भी अध्यादेश लाकर गैस टीचरों की पुनः भर्ती की गई। फिर आज ऐसा क्या बात होगी, ये समाज का हिस्सा नहीं है, प्रदेश का हिस्सा नहीं है। बजरंग जी आप समझ नहीं रहे हैं, वो जो अध्यादेश लाए गए वो संसद के द्वारा लाए गए, संसद ने उसको कानून बनाया, उसके बाद चेंजेस है। जो था वो स्टेट गवर्नमेंट लेके आई थी, संसद का कोई मामला नहीं था। नहीं, SC/ST एक्ट को लेकर यहाँ बात जो बजरंग जी कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। बजरंग जी ने जो अभी हवाला दिया कि उस मामले में भी अपना फैसला जो है कोर्ट को बदलना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट को। चलिए, दो अध्यादेश आए, एक गैस टीचर का, वो हरियाणा सरकार का था, हरियाणा सरकार अध्यादेश लाकर उनको पुनः भर्ती की है। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर बिल पास करके उसी कानून को दोबारा लागू किया। आप देखिए कई महीने से मुख्य प्यास से पीटीआई टीचर पूरे परिवार सहित, मतलब आज बारिश हो रही है, भीषण गर्मी के अंदर, बारिश के अंदर धरने पे बैठे हैं, काले बिल्ले लगाकर सड़कों में फिर रहे हैं। ऐसी क्या बात होगी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, ये सरकार का हिस्सा नहीं है। भार्गव जी, तत्कालीन सरकार शायद इस बात पर अगर ध्यान दे लेती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता आज पीटीआई शिक्षकों को। तत्कालीन सरकार की ले लो, तत्कालीन सरकार ने रोजगार दिया, कोई रोजगार छीना नहीं है। गड़बड़ी की बात तो उसी वक्त से शुरू हो गई थी ना, यहाँ पर पिटीशन तो उसी वक्त दायर कर दी गई थी, सरकार इस मामले में कोई एक्शन ले सकती थी उस वक्त भी। अजय गुलिया जी, नहीं गए जो हमारे, चलिए आऊंगी गर्ग जी, आऊंगी आपकी तरफ जी। गुलिया जी, के खिलाफ निकालने का गुलिया जी, यहाँ पर अभी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये बात कह रहे हैं, सरकार चाहे तो यहाँ पर अभी भी स्थिति को संभाल सकती है। आऊंगी बजरंग जी, आऊंगी बजरंग जी। और पीटीआई की जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ब्लॉक सेक्रेटरी अध्यापक संघ के वीर सिंह, उनका भी ये कहना है कि मौजूदा सरकार अगर चाहे तो अभी भी चीजें जो हैं वो पहले की तरह हो सकती हैं, नौकरी बहाल की जा सकती है। नहीं कर रही है सरकार यहाँ पर क्योंकि उसकी नीयत में खोट है। क्या सरकार के सामने विकल्प है अभी? देखिए कायनात जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज का विरोध जताना चाहूंगा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही कि मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है। यहाँ राजशाही नहीं, यहाँ लोकशाही है। जनता
ही सर्वोपरि होती है लोकतंत्र के अंदर, और जनता ही राजा होती है। कोई मुख्यमंत्री या मिनिस्टर, कोई ये जनता के ऊपर या कानून के ऊपर नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में कानून बना। दूसरी, अरे रुक जाओ ना, आपके बीच में मैंने बोला था। बजरंग जी सभी की बात लेनी है। अगर आप ही बात करेंगे तो फिर फायदा क्या, फिर चर्चा का फायदा ही क्या? सीबीआई से मिलता नहीं, मुख्यमंत्री बजरंग जी बैठे, वीर सिंह जी भी बैठे हैं, वीर सिंह जी भी बैठे हैं जो आज ही भुक्तभोगी हैं नौकरी बहाली की मांग के लिए। लेकिन देखिए कितने संयम से बात सुन रहे हैं। आप भी सुनिए ना, जब आएगा आपका नंबर मैं बोलने का मौका दूंगी आपको। गुलिया जी, अरे जवाब तो सुन लो। अरे कायनात जी, बात तो सुनिए, उसके बाद ही तो सवाल करने दीजिए, तभी तो जवाब देंगे आप। जी गुलिया जी। अब कायनात जी मैं बात करूं कोर्ट के फैसले की, तो 2012 के अंदर कोर्ट का फैसला पीटीआई भाइयों के खिलाफ आया था पहली बार। तब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा फैसला मेरे साथियों के जिनके लिए मैं मानता हूं उनके साथ गलत हुआ, उनके खिलाफ फैसला 2013 में आया। तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी। अगर कोई अध्यादेश की बात थी, अगर ये पीटीआई भाइयों के साथ खड़े थे, क्यों नहीं अध्यादेश ला करके उनकी नौकरी बचाने का काम किया? और मौजूदा सरकार की तरफ से मैं एक स्पष्ट बात कर देना चाहता हूँ, हम आज भी इस बात के पक्ष रहे कि पीटीआई भाइयों की नौकरी नहीं जानी चाहिए। इतने साल नौकरी करने के बाद इनका रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट के आदेश की पालना करना, इस सिस्टम के अंदर, संघीय प्रणाली के अंदर कोर्ट के फैसले को लागू करना, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के साथी से, ऐसा क्या घपला किया था उस भर्ती के अंदर, ऐसा क्या दोष किया था उस भर्ती के अंदर जो माननीय कोर्ट को वो भर्ती कैंसिल करनी पड़ी? आप अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? आप इस बात का उत्तर क्यों नहीं देते कि आपने भर्ती के अंदर क्या घपला किया था कि उस भर्ती को माननीय कोर्ट को कैंसिल करना पड़ा? अगर इस प्रकार का कोई कानून बनाया जा सकता तो जब फैसला पहली बार इनके खिलाफ आया था पीटीआई भाइयों के, आपने वो कानून क्यों नहीं बनाया? दूसरी बार भी फैसला आपकी सरकार के दौरान इनके खिलाफ आया था। अगर कोई कानून, चलिए जल्दी बजरंग दास जी, क्यों इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी? इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? कोर्ट में मामला क्यों रहा? पहले ही अगर खिलाफ आ गया था तो तत्कालीन सरकार ने क्यों कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि बात संभल जाए? हमने लोगों को आती हूँ वीर सिंह जी, आती हूँ आपकी तरफ। जी हमने लोगों को रोजगार दिए। हमारे समय के अंदर कोई पीटीआई टीचर को निकाला नहीं गया। हम आगे कई कोर्ट पेंडिंग पड़ी थी, जब तक कोर्ट का हाई कमान तक फैसला न आए जब तक अध्यादेश कैसे ला सकते हैं? इनकी बात सुन लो। इनकी तकलीफ इस बात की है, ये भर्ती कांग्रेस की हुई है, कांग्रेस को सीधे ना मिल जाए। कांग्रेस के जो आदमी 1983 जो पीटीआई शिक्षक भर्ती किए थे, उनके समय के अगर हम अध्यादेश ले आए तो कांग्रेस को सिरे मिलेगा। कांग्रेस को सिरे की जरूरत नहीं है, हमसे लिखवा लो, बट तुम सिरे ले लो। मगर इनके 1983 जो परिवार है उनको रोजगार दे दीजिए, उनको सड़कों पे न लाए। चलिए वीर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे साथी बजरंग जी, अगर बात श्रेय लेने की होती तो इस वक्त बड़ा अच्छा सुनहरा मौका था मौजूदा सरकार के सामने। 1983 शिक्षकों को बहाल कर दी और श्रेय खुद ले जाती उस चीज का। श्रेय लेने की बात नहीं है यहाँ पर, बात कोर्ट के फैसले को लेकर हो रही है कि उसी को अमली जामा पहनाने का काम कर रही है सरकार। वीर सिंह जी एक सवाल जी, आप अजय भाई जी से पूछ लेना, सरकार के पास पावर है या नहीं अध्यादेश लाने का, स्पेशल कानून बनाने का? चले बिल्कुल, मैं इस बारे में बिल्कुल पूछूंगी। अरे तुम्हारी तरह चलिए वीर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी वीर सिंह जी। गुलिया जी, बजरंग जी गुलिया जी। वीर सिंह जी की बात सुन लेते हैं, आती हूँ उसके बाद गुलिया जी आपके पास आऊंगी। गुलिया जी एक बार मुझे बोलने दीजिए। गुलिया जी सुन लीजिए। दोनों की बातें सुनी है मैंने, मैं जवाब दूंगा जी। मेरी बात सुनिए। गुलिया जी ने ये कहा कि जब 2012 के अंदर फैसला आया सिंगल बेंच का, तब क्यों अध्यादेश नहीं लाई? फिर कहते 2013 में डबल बेंच का फैसला आया, तब अध्यादेश क्यों नहीं लाई? मेरे भाई को अगर न्यायिक प्रक्रिया का ज्ञान है
तो जब तक विकल्प आगे बाकी है सुप्रीम कोर्ट का, सरकार बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अगर सरकार ये कहे कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, तो उसके बाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार बाकी हैं, या तो गुलिया जी बता दे कि रिवीजन पिटीशन की कोई वैल्यू नहीं होती। और दूसरी बात ये कहते भी हमें दर्द है नौकरी बचाने का, तो स्टेट का सब्जेक्ट है, ये स्टेट का विषय था। अगर सरकार लेजिस्लेचर आपकी तरफ अगर वो कानून बना दे, अगर लेजिस्लेचर कानून बना दे, कोई कंटेप्ट नहीं होता। ये मुल्क बनाने वाली बात कर रहे हैं। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी वकील है सुप्रीम कोर्ट का, मैं ला के देता हूँ, अगर ये कंटेप्ट की बात कर दे, हम बॉन्ड भर के देते हैं। अगर लेजिस्लेचर इसको जजेस लाके इसको पास करती है, कोई ऐसा कानून नहीं। दूसरी बात, ये जो अन्याय हमारे साथ कैसे हुआ है कि 39 जो आदमी हैं गुलिया जी, जिनकी भर्ती 2010 में हुई है, वो इस दुनिया में नहीं है, उनका पेपर कौन देगा? ये नेचर ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं है? उनके लिए आपने क्या प्रबंध किया? उनकी जो विधवाएं हैं, जो इनके इंसेंटिव पर जो इनको एक्सग्रेशिया मिल रहा है, उसका पेपर कौन देगा? ये बता दो आप भी, उनका पेपर कौन देगा? अगर वो पेपर नहीं देंगे तो क्या ये न्याय नहीं आ सकता? आपको आप विधायिका के बारे में जानते हो, कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाता है। ये प्रणाली के अंदर माननीय न्यायालय के फैसले को लागू करना हरियाणा प्रदेश की सरकार की मजबूरी है। क्या मजबूरी है सर? अभी रिवीजन बाकी है, क्यों इतना जल्दी? 5 महीने कोरोना काल के बाद की बात, बीच में क्यों? सरकार ने जब डेडलाइन दे दी कि इससे पहले जजमेंट में लिखा है, जजमेंट में नहीं लिखा है। गुलिया जी पूर्ण समाप्ति के बाद वीर सिंह जी, गुलिया जी, वीर सिंह जी का कहना है कि जो जजमेंट है कोर्ट का, उसमें ये साफ लिखा है जब कोरोना काल की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी है 5 महीने पूरी करनी है, और 5 महीने में पूरी होनी है। लेकिन सरकार ने फैसला आने के बाद ही तुरंत ये प्रक्रिया शुरू कर दी। इनका ये कहना है कि कोर्ट ने कोरोना काल की समाप्ति की बात कही थी, लेकिन कोरोना काल तो उस वक्त समाप्त हुआ ही नहीं, सरकार ने पहले ही काम शुरू कर दिया। दूसरा ये भी इनका कहना है कि सरकार के पास अभी भी विकल्प खुले हैं। विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि सरकार चाहे तो अभी भी जो नौकरी बहाल करने की बात है वो पूरी हो सकती है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या सरकार के हाथ में अभी भी चीजें हैं? क्या सरकार ऐसा कुछ कर सकती है? तो हमारी भी अभी सरकार की दरकिनार सरकार ने जाने कुछ टेस्ट लिया और हमने कहा टेस्ट वो सरेआम पेपर भी था 8-8 लाख रुपए में। पारदर्शी जो पेपर की बात कर रहे थे, 8 लाख रुपए में हिसार में पकड़े गए। मनदीप सिंह सरगना है, उसकी फोन कॉल में 1 महीने की डिटेल है कि पेपर 1 महीने पहले ही निकलने की बात हो रही है। आपके रनसला के सही डाल करके 8-8 लाख रुपए देंगे, ये पारदर्शिता कर रहे हो? एक एक करके आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई बात समझ ही नहीं आएगी। आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, हम ना समझ पाएंगे ना सुन पाएंगे। एक एक करके सुनो कान्हा जी, मुद्दा आज ये है, इनकी भर्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आज सरकार क्या कर सकती है? 2 पॉइंट है ओनली। इससे पूछिए कि सब जो स्पेशल कानून बना सकते हैं नहीं बना सकते, अध्यादेश ला सकते नहीं ला सकते। 2 चीज जो इनके अधिकार क्षेत्र। चलिए गुलिया जी जल्दी से, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है। अंतिम प्रतिक्रिया, क्या सरकार अध्यादेश ला सकती है, नहीं ला सकती है या लाएगी? विचार कर रही है क्या अभी भी सरकार? स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट विषय भी नहीं ला सकती है। मैं एक चीज मानता ऑर्डर नहीं करती है। हरियाणा प्रदेश की सरकार ये मानती है कि किसी भी भाई की नौकरी ना जाए, उसके लिए सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। किंतु ये सरकार की मजबूरी मानिए या सरकार का दायित्व, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार कानून से चलती है। आज हरियाणा प्रदेश में कानून का राज है। जो कोर्ट का मान्य न्यायालय का फैसला आया उसको लागू कराने के लिए हरियाणा प्रदेश की सरकार बाध्य थी और उस फैसले को। चलिए वीर सिंह जी, उम्मीदें किससे बरकरार है? अभी किससे उम्मीद है? बार कोर्ट की दवाई दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोर्ट में एनामली की, गलत इन्फॉर्मेशन दी, फैसला आया, उसकी आड़ लेके। वीर सिंह जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या अभी भी ये मामला कोर्ट की दहलीज पर रखा हुआ है? वीर सिंह जी, 2 एग्जाम्पल देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के। 16 अक्टूबर 2016 को समान काम समान वेतन का फैसला आया। सरकार ने ठोकर मार के उस फैसले को दरकिनार कर दिया। कहाँ पे गई उस टाइम में वो कोर्ट है? दूसरी बात, SYL का फैसला आया, पंजाब सरकार की लेजिस्लेचर ने अपना कानून पास किया, कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट का फैसला? अगर गुलिया जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है वीर सिंह जी, मुझे चर्चा समाप्त करनी है जल्दी मुद्दे पर। वीर सिंह जी, सरकार से उम्मीद है, लगता है सरकार सुनेगी बात या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? मैडम लोकतंत्र है,
बोर्ड दिए, ये हमारी कस्टोडियन है, ये मालिक नहीं है। हम पूरा आंदोलन करके हम अपना हक मांगेंगे, जहां भी सरकार को घेरना चाहे घेरेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। और कोर्ट में हमारे अभी बाकी हैं, उस कोर्ट पे भी हम पूरी पैरवाई कर रहे हैं। रिवीजन बाकी है, क्यूरेटिव बाकी है, वो सारी हमारी पैरवाई हो रही है। जज साहब ने हमारे को स्पेशल अभी जब हमने लगाई, यानी कि ज्यादा उम्मीद आपको कोर्ट के फैसले से अभी दिखाई दे रही है कि अगर कोर्ट में लड़ाई जीत जाते हैं। हम सरकार से ना उम्मीद नहीं है। चलिए, सरकार से भी उम्मीद है आपकी बरकरार है कि सरकार बात सुन लेती है तो बहुत ही यहाँ पर अच्छा होगा, नहीं तो कोर्ट का तो एक ऑप्शन आपके सामने है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 1983 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विरोध जो है 83वें दिन भी यहाँ पर जारी है। नौकरी बहाली की मांग पीटीआई कर रहे हैं। सरकार का तर्क है कि कोर्ट के फैसले को ही वो अमली जामा पहना रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया जो है, नई भर्ती प्रक्रिया वो भी सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो 1983 पीटीआई शिक्षक है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार चाहे तो उनकी नौकरी को बहाल कर सकती है, क्योंकि कुछ शिक्षकों की गलती की सजा सभी को नहीं मिलनी चाहिए। सरकार को मानवीय पक्ष भी यहाँ पर देखना चाहिए और उसके हिसाब से फैसला करना चाहिए। देखने वाली बात यही रहेगी कि इस पूरे मामले में सरकार पहले फैसला करती है, 1983 पीटीआई शिक्षकों की नौकरी बहाल करती है, या फिर कोर्ट की तरफ से ही कोई फैसला जो है इस पूरे मामले में आता है। फिलहाल के लिए बड़ा मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।